हरिओम बच्चों। तो ज्ञानोदय विद्यालय लेके आ गया है आपके लिए सैनिक स्कूल क्लास 9 2023 का सॉल्यूशन, और मैं इसमें आपको कराऊंगा जनरल साइंस का सॉल्यूशन, और ये है सेट एम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन लाइटनिंग। लाइटनिंग जो आप देखते हैं, जो बिजली चमकती है, वो कैसे होता है, उसका सीक्वेंस पूछा गया है कि सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम्स लार्ज। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे कुछ अभी कह नहीं सकते, आगे देखते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। वैसे ऑप्शन पढ़ने से पहले इन चारों में कौन सबसे पहले होगा, हमें ऑप्शन देखना चाहिए। तो हम देखेंगे कि दो ऑप्शन है हमारे पास, ए और डी। डी और ए मतलब आइदर ए पहले हुआ है या डी पहले हुआ है, तो इससे हमारा दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम ए में देखें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम्स लार्ज। ठीक है, और डी क्या कहता है, एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द अपर एजेस ऑफ क्लाउड। बिल्कुल सही बात, सबसे पहले ये होता है। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, तो आपके अपर क्लाउड में क्या होता है, अपर एज ऑफ क्लाउड में पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन लोअर एज में होता है ना। तो देखते हैं इसके बाद क्या है। तो सबसे पहले हमारा डी हो गया, यानी दो ऑप्शन तो हमारे छट गए, तो इस दोनों को हटा देते हैं। अब देखते हैं अगला बी। चलो दोनों बी कह रहा है तो पक्का बी होना चाहिए, एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज नियर द लोअर एज ऑफ क्लाउड। बिल्कुल सही बात। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम्स लार्ज। सही बात है, एक्यूमुलेशन होने के बाद जब ये लार्ज अमाउंट में हो जाता है, तब हमारा एयर जो है इतना ज़्यादा चार्ज वो बन जाता है कि एयर जो है, जो अब तक इंसुलेटर की तरह काम कर रहा था, वो भी कंडक्टर की तरह काम करने लगता है ना। तो इसके बाद ये हो जाएगा 4, एयर बिकम्स कंडक्टर ऑफ चार्ज, एंड देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्स ऑफ ब्राइट लाइट। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और यही स्ट्रिक्स ऑफ ब्राइट लाइट लाइटनिंग कहलाती है ना। तो हो गया हमारा ऑप्शन, तो हमारा आंसर हो गया डी, बी, ए एंड, तो हमारा 3 हो गया, 3 इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट। कैलोरीफिक वैल्यू किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किलो जूल पर केजी। ये तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो गया 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन है, टू इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर ऑन अ मेटल ऑब्जेक्ट व्हाट विल यू चूज एज कैथोड, एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। कभी भी आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पूछा जाए तो आपको जिस मेटल पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, यानी कि अगर मुझे किसी मेटल पे कोई दूसरा मेटल चढ़ाना है, या कहते हैं ना सोने के पानी चढ़ाना है ना, ऐसा कुछ भी करना है, तो हम उसको रखेंगे कैथोड में। ठीक है, और जिस मेटल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसे हम रखेंगे एनोड में। ठीक है, उसे हम रखेंगे एनोड में। ठीक है, एनोड मड करके एक कॉन्सेप्ट था, उसको आप याद रखिएगा तो आप इस चीज़ को रख सकते हैं। और हम इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, तो हम इलेक्ट्रोलाइट उसका लेंगे, उस मेटल का सॉल्ट लेंगे जिससे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। तो हमने कहा कि जिससे हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिससे हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो होगा एनोड। तो हमें सिल्वर को इलेक्ट्रोप्लेट करना है एक मेटल पे, तो सिल्वर हमारा किस पे रहना चाहिए, सिल्वर हमारा एनोड होना चाहिए। मेटल ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मेटल ऑब्जेक्ट हमारा कैथोड होना चाहिए। देख लेते हैं बात। और हमारा सॉल्ट किसका होना चाहिए, तो सिल्वर का सॉल्ट होना चाहिए, सिल्वर की इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो कैथोड हमारा मेटल ऑब्जेक्ट होगा, सही बात है। एनोड सिल्वर बार होगा, सही बात है। इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सॉल्ट नहीं चलेगा। कैथोड हमारा सिल्वर बार, ये तो यहीं पर नहीं चलेगा। आगे देखते हैं। कैथोड हमारा मेटल ऑब्जेक्ट होगा, सही बात है। एनोड हमारा सिल्वर बार होगा, सही बात है। इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर सॉल्ट, सही बात है। तो तीनों बात सही हो गई, तो हमारा आंसर हो गया 3। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशि वाज अनेबल टू होल्ड द ग्रीजी टम्बलर ऑफ मिल्क। ग्रीजी टम्बलर ऑफ मिल्क, देख रहे हैं, ग्रीज की बात हो रही, ग्रीजी टम्बलर ऑफ मिल्क होल्ड नहीं कर पा रही, ग्रीजी टम्बलर ऑफ मिल्क। ठीक है, ग्रीजी मतलब ग्रीस लग गया, क्यों नहीं होल्ड कर पा रही है, वो चिकने के कारण फिसल रहा है हाथ में। ठीक है, ये सिंपल सी बात हम समझ सकते हैं। ग्रीज लगेगा तो चिकनापन आएगा, चिकनापन मतलब फ्रिक्शन रिड्यूस हुआ है, फ्रिक्शन रिड्यूस हुआ है। तो हम देखेंगे पहले फ्रिक्शन रिड्यूस, ये इसमें तो इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन, बात ही खत्म हो गई। इसमें है डिक्रीजिंग द फ्रिक्शन। आगे पढ़ते हैं। तो ग्रीजिंग हैज मेड द सरफेस रफ, रफ होने के बाद थोड़ी ना फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, तो ये बात भी खत्म हो गई। नेक्स्ट बोल रहा है ग्रीजिंग हैज मेड द सरफेस स्मूथ, सही बात। रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, सही बात। तो हो गया हमारा आंसर 3, हमारा आंसर हो गया 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कहता है
कंबाइन इज अ मशीन आइडेंटिफाई फ्रॉम द कंबाइन इज ए मशीन आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर विच इट इज यूज। कंबाइन किस लिए यूज होता है? क्रॉप प्रोडक्शन का ये है ना, क्रॉप प्रोडक्शन जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 8 का। तो कंबाइन क्या मशीन है? उससे हम लोग हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों करते हैं। गांव में देखा होगा आपने, आजकल मशीनें बड़ी बड़ी आ गई हैं, एक ही साथ खेत से अपना धान गेहूँ कटता भी जाता है और उससे थ्रेसिंग होकर के उसके सीधे आपको ग्रेन्स मिलते जाते हैं, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, हमारा आंसर हो जाएगा 1 इज द राइट आंसर 80 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। ये तो हमारा फ्रॉग का लाइफ साइकिल हमने पढ़ा है। मेटामॉर्फोसिस से टेडपोल जो है फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। मेटामॉर्फोसिस क्यों? क्योंकि मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कुछ ऐसे ड्रास्टिक चेंजेज आना जो कि आपको शुरुआत में दिखे ही नहीं थे, आपको लगा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है इसके साथ। टेडपोल में गिल्स होते हैं और जब हमारा फ्रॉग बनता है तो उसके पास लंग्स आ जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा चेंज होता है ना, और भी अदर चेंजेस। ठीक है, तो ये हो जाता है मेटामॉर्फोसिस के कारण। ठीक है, तो 2 इसका राइट आंसर। अगला है फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यही तो किसका डिफिनेशन है? फ्रिक्शन का डिफिनेशन है। थोड़ा सा इसमें और चीज़ें हैं, बट दिस इज द बेसिक डिफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। तो हमारा आंसर कहाँ है? तीसरे में है, फ्रिक्शनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो मास, जिस भी बॉडी के पास मास है उनके बीच में लगता है, और ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करें तो ये दो चार्ज बॉडी के बीच में लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो ये डिफरेंट थिंग है। अगर यहाँ एटमॉस्फेरिक ड्रैग रहता तो हमारा आंसर हो सकता था, ये पॉसिबिलिटी इसकी। आगे देखते हैं। ह्यूमन ईयर्स आर सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, इसको पूरा देख लेते हैं हम लोग। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों आजकल हम लोग काफ़ी देख रहे हैं ना, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स अलग अलग दिए रहते हैं और हमें क्या करना होता है, इनको अरेंज करना होता है। तो इसके पैटर्न बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप अगर तैयारी करें, अपने तैयारी के वक्त इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के MCQ करने की जरूर कोशिश करें। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है ये। ह्यूमन ईयर्स आर सेंसरी ऑर्गन्स दैट हेल्प टू हियर साउंड। इट्स आउटर पोर्शन कैन बी सीन। The rest of the delicate ear is buried deep inside the skull. Identify the correct sequence from outer ear to inner ear. हमें पूछ रहा है ईयर की बनावट के बारे में, है ना। ईयर की बनावट के बारे में बात हो रही है कि आउटर ईयर से इनर ईयर का क्या सीक्वेंस होता है, किस तरह से ईयर बना हुआ होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा इनर ईयर। सबसे पहले हमारा क्या आता है? पिन्ना। ठीक है, पिन्ना, ये हमारे आउटर ईयर का पार्ट है, इसको कहते हैं पिन्ना। जो बाहर दिखता रहता है ना आपको, कान का पार्ट, जिसको कान पकड़ के खींचा जाता है बदमाशी करने पर ठीक है, उसे कहते हैं पिन्ना। और काम क्या है उसका? उसका काम है कलेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, कलेक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट है आपका ईयर ट्यूब, ये सबसे पहला है। उसके बाद आता है आपका ईयर ट्यूब, जिसको ईयर कैनाल कहते हैं, जिसके थ्रू साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं, वाइब्रेशंस ट्रेवल करती हैं। इसके बाद आता है आपका ईयर ड्रम। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ईयर ड्रम। ठीक है, मिडिल ईयर का पार्ट है। इसके बाद आता है आपका इनर ईयर, जहाँ कॉचलिया है, जहाँ वाइब्रेशंस लिक्विड वाइब्रेट करता है, और वो कॉचलिया क्या करते हैं? वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं। ये आपका चौथा हो गया। और सबसे लास्ट में आता है हमारा ऑडिटरी नर्व, मतलब ये यहाँ से कॉचलिया से वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस के रूप में ऑडिटरी नर्व्स इन सिग्नल्स को कैरी करते हैं ब्रेन तक, और ब्रेन क्या करता है? इसे इंटरप्रेट करता है जिस भी लैंग्वेज में बात हो रही है। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस सबसे पहले क्या होना चाहिए? सी, उसके बाद डी। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो सी से शुरू हुआ है, और एग्जाम में ये सारी बातें पकड़ना बहुत ही जरूरी है, समय बचता है आपका, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 84 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। सबसे पहला है ब्रेल। तो ब्रेल हमने पढ़ा है, ब्रेल सिस्टम होता है ना, ब्रेल सिस्टम जिससे जिसकी हेल्प से ब्लाइंड पीपल पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, है ना। तो ब्रेल सिस्टम का ब्लाइंड पीपल के साथ रिलेशन है, तो इसके साथ थर्ड का रिलेशन है। तो अगर आप ऑप्शंस अगेन फिर से आप ऑप्शंस देखिएगा तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। तो हमारा फिर से कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं थी, और 3 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, फिर भी हम अलग देखते हैं। तो क्लाइडोस्कोप, क्लाइडोस्कोप क्या है? क्लाइडोस्कोप में 3 प्लेन मिरर्स लगे हुए होते हैं अराउंड 30 डिग्री एंगल पर। ठीक है, और ये ब्यूटीफुल पैटर्न्स को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल डिजाइनर्स करते हैं थोड़ा मोटिवेशन लेने के लिए, थोड़ा इंस्पिरेशन लेने के लिए, नए नए डिजाइन्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है, डिस्पर्सन क्या होता है?
स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, स्कैटरिंग ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, नॉट स्कैटरिंग, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, ठीक है, इसे डिस्पर्सन कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन आपने पढ़ा होगा प्लेन मिरर के केस में कि उसका इमेज कैसा बनता है, प्लेन मिरर के केस में इमेज बनता है लैटरली इन्वर्टेड इमेज, मतलब जो आपका राइट है वो लेफ्ट की तरफ दिखता है और जो आपका लेफ्ट है वो राइट की तरफ दिखता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्या पूछ रहा है हमें पूछ रहा है इनकरेक्ट, गलत बात क्या कही गई है सीएनजी के बारे में, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कही गई है। तो बोल रहा है इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स, ये तो सही बात है, सीएनजी को हम लोग इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइप्स के थ्रू, गैस है तो गैस को हम लोग पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये तो बात सही है। बोल रहा है इट इज मोर पोल्यूटिंग, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर मिल गया, बात खत्म। It is stored under high pressure, yes, that's why it is CNG, compressed natural gas. Next is it is used as fuel for transport vehicles. आजकल CNG गाड़ियाँ बहुत फेमस हो रही हैं तो फ्यूल की तरह इस्तेमाल हो ही रहा है। आगे देखते हैं। Anis has to demonstrate a science activity on ignition temperature from the objects given to him like paper sheets, candle, matchbox and water. Ignition temperature का एक एक्टिविटी शो करनी है अनीस को with these objects. आपने ये एनसीईआरटी में ये एक्सपेरिमेंट शायद पढ़ा होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले अगर हम ये समझें कि होता क्या है इग्निशन टेम्परेचर, है ना। तो इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ से कोई सब्सटेंस बर्न करना शुरू करता है ना। तो हमें अगर इग्निशन टेम्परेचर का एक एक्सपेरिमेंट दिखाना है कि मिनिमम टेम्परेचर हमें चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर वो जिस पर जलना शुरू करे, तो हम इनसे एक डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए पेपर शीट्स हो गए, ठीक है, आप क्या करेंगे, एक पेपर शीट्स को, जैसे इसमें कुछ स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, इसके बाद वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले पेपर शीट्स का हम कप बनाएंगे, ठीक है, उसको कप के फोल्डर में जिसमें खाते हैं ना वो झालमुरी मिलता है, ठीक है, तो उसमें एक बना लेंगे 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम अपने कैंडल को जलाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, और उसके बाद फिर हम 2 कप्स बनाएंगे, एक में पानी डाल देंगे, है ना, एक में पानी डाल देंगे और दूसरा को बिना पानी का रखेंगे और दोनों को हीट करना शुरू करेंगे। थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जिसमें आपने पानी डाला था वो तो नहीं जलेगा, बट जिसमें आपने पानी नहीं डाला था वो नॉर्मल जैसे पेपर जलता है, आपको दिखेगा थोड़ी देर बाद जल करके खत्म हो गया, राख बन गया। दूसरा वाला नहीं जला इसलिए क्योंकि जो भी आपने हीट दी वो सारी की सारी हीट वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली और वो वाटर गर्म हो रहा है, बट वहाँ पर जो पेपर है वो उस हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है और अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच ही नहीं पा रहा है जिससे कि वो जलना शुरू करे, ठीक है। तो बस हम इसी सीक्वेंस में देखते हैं अनीस ने काम किया है कि नहीं किया है। तो सबसे पहले अनीस को क्या करना चाहिए, सबसे पहले अनीस को लाइट द कैंडल, नो, पोर द वाटर इन वन ऑफ द कप्स, कंटिन्यू हीटिंग, नो, मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग ए शीट ऑफ पेपर, सबसे पहले उसे पेपर कप बनाने चाहिए, सबसे पहला ये काम होगा उसका। उसके बाद क्या करना चाहिए उसे, पावर द वाटर, आपको एक्सपेरिमेंट दिखाना है तो सबसे पहले पानी डालिए आप भाई, तो उसके बाद उसे ये करना चाहिए। फिर क्या करेगा, हीट बोथ द कप्स, दोनों कप को अब क्या करेगा, हीट करने से पहले कैंडल तो जलाना पड़ेगा ना, हीट किस चीज़ से करेगा, तो कैंडल जलाएगा, है ना। उसके बाद फिर दोनों कप को हीट करेगा और कंटिन्यू हीटिंग करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या होना चाहिए, डी, उसके बाद बी, देखते हैं किसमें है, डी बी और डी बी, ये 2 ऑप्शन है, तो ये दोनों तो खत्म हो गए। अब बचा डी बी ए, तो एक इसमें था, और डी बी ई, तो हमारा तीसरा क्या था, ए, तो अब इसी बात है, थर्ड इज द आंसर, तीसरा हो गया हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 86 तक हो गया है। अब आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 87 नंबर क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग है, ये क्वेश्चन है हमारा सेल चैप्टर से, ठीक है, सेल चैप्टर से क्वेश्चन है, ये देखते हैं। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों, सेल के सेंटर में पाया जाता है, ये एनिमल सेल के जनरली ये सेंटर में रहता है, प्लांट सेल में थोड़ा ये शिफ्टेड रहता है क्योंकि वैक्यूल्स काफ़ी बड़े होते हैं वहाँ पर, है ना। तो सेल न्यूक्लियस का क्या काम है, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, इसी के अंदर हेरिडिटरी कैरेक्टर्स भी रहते हैं, क्रोमैटिन्स भी रहते हैं, है ना, और न्यूक्लियोलस भी रहता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में देखते हैं कंट्रोल सेंटर कहाँ लिखा हुआ है, 2, तो 1 का होना चाहिए हमारा 2। अब अगेन चेक करते हैं क्या कोई ऐसा ही है क्या, तो 1 का 2 सिर्फ एक ही में है, बात खत्म, आगे कुछ देखना ही नहीं था, तो हो गया हमारा आंसर 1, ठीक है बच्चों। फिर भी आगे देखें अगर, तो सेल मेम्ब्रेन का क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन, क्रोमोसोम्स, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स एंड साइटोप्लाज्मा कंटेन्स सेल ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्मा क्या है, वो जेली लाइक सब्सटेंस जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, है ना,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। So the next question is identify the name of a book carrying information about endangered species. endangered species का इंफॉर्मेशन कौन से बुक में रहता है बच्चों? तो रेड डेटा बुक है वो। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? हमारा ऑप्शन नंबर 1 है रेड डेटा बुक। तो इसका आंसर हो गया आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इसका मतलब हो गया बच्चों जो वर्षों से चला आ रहा है हमारा, है ना, वो ऐसे मेथड्स को बताइए जो ट्रेडिशनली हम लोग सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा चेन पंप बहुत ही पुराना सिस्टम है, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड है। लीवर सिस्टम बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड है। स्प्रिंकलर, दीज आर मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ड्रिप सिस्टम, दीज आर मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो हमारा ए और बी देखेंगे किसमें है, तो ए और बी है हमारा 2 में, तो हमारा 2 हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेम ए नेशनल पार्क सिचुएटेड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पर? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में होना चाहिए वो नेशनल पार्क। ठीक है, तो पंचमढ़ी में सतपुड़ा भी, बोरी भी है, बट बोरी क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सतपुड़ा इज ए नेशनल पार्क। तो हमारा आंसर हो गया 1, सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है बच्चों, तो 90 का 1 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Ankush has just entered his adolescent years. Okay. He wishes to know what should be eaten to remain healthy. Healthy रहना है। ठीक है, आप सभी क्लास 9th में जितने ही बच्चे होंगे सभी अपने एडोलेसेंट एज में इंटर किया है आप लोगों ने। आपने सबने एडोलेसेंट वाला चैप्टर पढ़ा है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंट। देखो बच्चों, इस एज में अपने हेल्थ पर बहुत ही हमें ध्यान देना चाहिए, और इसी एज में हम सबसे ज़्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं, है ना। तो जंक फूड कम से कम खाइए, और ये बात को जिन्होंने भी ध्यान में रखा होगा उनका ये सवाल तो तुरंत ही सॉल्व हो गया, क्योंकि सबसे पहला अगर देखें तो मिल्क, राइस, दाल, लीफी वेजिटेबल, कोई जंक फूड नहीं है, तो ये तो हमारे बिल्कुल काम का है। फिर भी आगे का ऑप्शन देखेगा, चिप्स पहला ही खत्म हो गया, चिप्स इज नॉट हेल्दी। दाल फ्राई, लीफी वेजिटेबल, फ्राइड स्नैक्स नॉट हेल्दी। बर्गर एंड चिप्स अगेन नॉट हेल्दी। सो हमारा ऑप्शन बन गया, हमारा ऑप्शन क्या बन गया? 1। सो 1 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एट प्यूबर्टी विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाई ओवरीज। ओवरीज यानी कि फीमेल, तो फीमेल कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजेन हमारा यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, एस्ट्रोजेन इज राइट आंसर, प्रोजेस्टेरॉन है नहीं। टेस्टोस्टेरोन हमारा मेल हार्मोन है जो टेस्टिस रिलीज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग इज कंट्रोल्ड बाई थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन है ना, हमारे थायराइड ग्लैंड भी, हमारा थायराइड ग्लैंड जो होता है वो हमारा ये हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन यानी 2 इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 93 का। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, 94 देखते हैं हम लोग। चूज द फिजिबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पूछा है। देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके कंपाउंड से, उसके सॉल्ट से हटा दे। ठीक है, उसके सॉल्ट से हटा दे और खुद अपना सॉल्ट बना ले, और जो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस हो वो डिपॉजिट हो जाए। ऐसे रिएक्शंस में होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्शन करता है, ज़्यादा छटपटाता है। ठीक है, वो क्या करता है, कम छटपटाने वाले को लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या करता है, बोलता है चलो भाई तुम निकलो, अब मैं दोस्ती करूंगा इस निगेटिव आयन के साथ। ठीक है, तो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होगी तो आप तुरंत से ये सवाल चुटकियों में कर लिए होंगे। सबसे पहला क्या कहता है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रेनुअल्स। अगर हम इसको लिखें तो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 प्लस जिंक। अब इस सवाल में बच्चों बस आपको यही देखना था, जो भी 2 मेटल थे, यहाँ पर एक मेटल है और यहाँ पर एक मेटल है, इन दोनों में मोर रिएक्टिव कौन है, बस। तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो आपको पता है कि Zn इज मोर रिएक्टिव देन Cu, और इसके कारण क्या इनका प्रोडक्ट बन जाएगा, तो Zn क्या करेगा, Cu को बोलेगा चलो भाई चलो निकलो, अब मुझे SO4 के साथ दोस्ती करनी है। अब यहाँ से Zn जो है तुरंत SO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा, और SO4 भी क्या करेगा, Cu को बेवफाई के साथ छोड़ करके और Zn के साथ मस्त दोस्ती हो जाएगी इसकी, है ना। और Cu बेचारा क्या होगा, Cu अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा, है ना। Cu अब मोह माया से दूर हो चुका है, अपने वास्तविक रूप में डिपॉजिट हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लिया,
तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। बाकी किसी भी ऑप्शंस को आप देखिएगा, बाकी किसी भी ऑप्शंस को अगर आप देखते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस आयरन यानी ZnSO4 प्लस Fe। अगेन Fe जो है वो लेस रिएक्टिव है Zn से, तो इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। FeSO4 प्लस कॉपर यानी आयरन और कॉपर की बात हमारे चलानी है, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से, नहीं हटा पाएगा। जिंक और कॉपर, तो अगेन कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, नहीं हटा पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। प्लास्टिक कंटेनर्स और बॉक्सेस आर मोस्टली प्रेफर टू स्टोर फूड आइटम्स। प्लास्टिक कंटेनर्स को हम लोग फूड आइटम्स को पैक करने के लिए आजकल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों करते हैं, हमें ये बात पूछी गई थी। तो पहला है नॉन बायोडिग्रेडेबल। यस, प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, बट इज दैट द रीजन वाई वी पैक द फूड्स? नो, दिस इज द प्रॉब्लम विद द प्लास्टिक। ओके, दिस इज नॉट द रीजन वाई वी पैक द फूड इन दैट। नॉन रिएक्टिव, yes, this is the reason, this is why we pack food items in plastic containers, ताकि ये नॉन रिएक्टिव हो, ये फूड में पाए जाने वाले ऑयल्स फैट्स के साथ रिएक्ट करके, मैक्रोब्स के साथ रिएक्ट करके ये डिकम्पोज होना ना शुरू हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर में फूड आइटम्स को रखते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। इफ करंट इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट यानी कि अभी ऊपर ही लिखा था CuSO4 से हमें करंट पास करना है। ठीक है, तो पूछ रहा है कॉपर कहाँ पर डिपॉजिट होगा। देखो बच्चों, CuSO4 में कॉपर कैसे है, कॉपर यहाँ पर Cu2 प्लस आयन के फॉर्म में मौजूद है, राइट। तो ये प्लस आयन है, तो प्लस आयन जाएगा कहाँ, भागते भागते नेगेटिव के पास पहुंचेगा। ये तो खुद प्लस है, प्लस से प्लस तो रिपल्सन होगा, तो कभी प्लस के पास जाएगा नहीं, ये हमेशा जाएगा माइनस के पास। ठीक है, तो ये कहाँ पहुंचेगा, माइनस के पास पहुंचेगा, तो निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। 2 हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसरो, वाह क्या नाम है, इसरो, DRDO, ये सब तो हमारे देश की शान है, और मुझे पक्का पता है कि हमारे देश के हर एक बच्चों को इनका नाम, इनका काम जरूर पता होगा। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये इनका पूरा नाम, ये इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये क्या काम करते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। ओके बच्चों, तो देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो कि हमारे तीसरे ऑप्शन में था। ठीक है, आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई विच इज नॉट अ वाटर पॉल्यूटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। वाटर पॉल्यूटेंट यानी किसके कारण वाटर पॉल्यूशन नहीं होता है, हमें वो पता करना था। तो पहला है सीवेज। सीवेज यानी कि हो गए आपके नाले के कूड़े, नाले की गंदगी, जो कि नदियों में फेंका जाता है, और बहुत ही बड़ा रीजन है ये वाटर पॉल्यूटेंट, बहुत बड़ा वाटर पॉल्यूटेंट है ये। अगला है एल्गी। सो एल्गी आर नॉट द वाटर पॉल्यूटेंट, एल्गी आर नॉट द वाटर पॉल्यूटेंट। ऑल्दो अगर किसी वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रोथ हो गया है तो वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ को ये हार्म पहुँचाते हैं, बट दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज वाटर पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स। यस, इसमें केमिकल्स होते हैं, तो ये वाटर पॉल्यूटेंट है। वीडिसाइड्स, ये भी वाटर पॉल्यूटेंट है, और इनके बारे में आपने पढ़ा होगा एग्रीकल्चर चैप्टर में अगेन, कि जब ये रन ऑफ होते हैं फील्ड से तो जो आसपास का वाटर बॉडी होता है उसे ये काफ़ी पॉल्यूट करते हैं, है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एल्गी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए इनमें से कौन सी गैसेज रिस्पॉन्सिबल है, इनमें से कौन सी गैसेज के कारण हमारी धरती गर्म हो रही है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन। तो सबसे पहला CO2, ये तो सबसे फेमस वाला है। मीथेन, बिल्कुल। वाटर वेपर, बहुत ही बड़ा ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर पहले ही मिल गया, 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन पर हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन इज द ब्रेड और इडली डफ बिकम्स फ्लफी। जो इडली खाते हैं कितना सॉफ्ट रहता है ना, तो क्यों होता है ऐसा। ब्रेड जो खाते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट रहता है, क्यों होता है ऐसा। वो बच्चों होता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आता है कहाँ से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आता है बच्चों ईस्ट सेल से। जो ईस्ट सेल है वो क्या करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और इस प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो कि फूड आइटम्स को फ्लफी बना देता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जनरल साइंस का पेपर समाप्त होता है। मैंने आपको सभी के आंसर के दे दिए, मैच कर लीजिएगा। और आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चंस में लगा हो कि थोड़ी और मुझे समझनी चाहिए, या तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उसे उस टॉपिक को ही फिर से पूरा तरह से आपको एक्सप्लेन करके एक सेपरेट वीडियो भी लेकर के आऊँगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, आपने, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने जो भी पढ़ाई की होगी उससे अच्छे से लिखा होगा, और एग्ज़ाम कैसा गया अब उसके लिए चिंता नहीं करनी है। अब आपको ध्यान देना है कि मुझे
आगे की पढ़ाई करनी है, आगे की पढ़ाई में जुट जाना है। और आपने जो गलतियाँ करी, अगर आपने तैयारी अच्छे से करी तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी तब भी कोई बात नहीं। अब है कि गलतियों से सीखना है और आगे अपने काम पर, अपने भविष्य को बनाने में जुट जाना है। ओके बच्चों, धन्यवाद।